गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप सब। तो पिछला जो हमारा वीडियो था वो मैथ के चैप्टर का, इम्पोर्टेंट चैप्टर का एक छोटा सा प्रयास किया गया था आप लोगों के लिए कि कौन से चैप्टर अब आखिरी 10-15 दिनों में हम लोग रिवीजन करके जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने उसके आधार पर रिवीजन भी किया होगा। और साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि अब जो हम अगला वीडियो लेके आएंगे आपके लिए हिंदी का लेके आएंगे और वो हिंदी व्याकरण का होगा। सिलेबस आपका जो ऑब्जेक्टिव का सवाल आता है उस पूरे 100 सवाल में से कम 55 से 60 सवाल जो होते हैं हमारे व्याकरण के सवाल होते हैं, ठीक है। बाकी 40 सवाल आपके बुक वाले होते हैं। तो बुक वाले सवाल आप लोग गेस्ट पेपर से चैप्टर वाइज करके कंप्लीट कीजिएगा। कंप्लीट कर भी लोगे तो फिर भी एक बार रिवीजन मार लीजिएगा। और हम आज जो यहाँ लेकर आए व्याकरण का लेकर आए हैं, ये आपके एग्जाम के में कम से कम 7 से 8 मार्क्स यहाँ से आएंगे आज जो हम बताने जा रहे हैं आज के एक टॉपिक से, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और ये जो आज का वीडियो है ये 10th के साथ साथ 12th वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनका भी एग्जाम हिंदी का भी हुआ नहीं है, तो उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज लेके आए हैं समास। ये 6 से 7, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा भी आपको यहाँ से सवाल ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समास को जानते हैं। समास होता क्या है? तो समास दो पदों से मिलकर बना होता है। दो पदों से मिलकर बना होता है। जैसे एक पद हमारा हो गया कमल, दूसरा नयन। अगर दोनों को एक करेंगे तो कमल नयन, ठीक है, इस प्रकार से। और अगर आगे बात किया जाए समास के भेद के बारे में, तो समास के भेद 6 होते हैं। समास के भेद 6 होते हैं। पहला होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है द्विगु समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास, चौथा होता है कर्मधारय समास, पांचवा होता है बहुव्रीहि समास, और जो छठवां होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास के साथ साथ हम आपको एक और समास के बारे में आज बताएंगे, नज्ञ समास। अगर नज्ञ समास के बारे में बात किया जाए तो ये भेद तत्पुरुष समास का होता है, लेकिन हम आपको नज्ञ समास जो पढ़ाएंगे अव्ययी भाव के साथ रिलेट करके पढ़ाएंगे। तो ये हमारे पास समास का भेद। समास हमेशा दो पदों से मिलकर बना होता है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि समास कितने पदों का मिलन होता है? तो 2 पदों का मिलन होता है। तो अब हम चलते हैं बारी बारी से करके समास के एक एक करके हम उसके भेद के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम जो आपको बताने वाले हैं बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक ही उसको कह सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बताएंगे जिससे आप पहचान पाएंगे। तो हमारा पहला जो समास था तत्पुरुष समास था। अब चलते हैं थोड़ा सा जानिए तत्पुरुष समास के बारे में कि तत्पुरुष समास अगर हमको पहचानना हो, हमको तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, अगर इसका परिभाषा हमको याद ना हो फिर भी हम आपको अगर समास पहचानने के लिए आ जाए तो हम क्या पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि समास का जो होता है ना विग्रह किया जाता है। समास का हम लोग विग्रह करते हैं, और समास विग्रह करने आना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आपको समास विग्रह करने आ गया, और जो आज हम आपको तरीका बताने वाले हैं, अगर ये तरीका आपके माइंड में है और अगर विग्रह करने आ गया तो आप मान के चलिए कि आपका 100 आउट ऑफ 100% आपका सही होने वाला है समास।
तो चलते हैं तत्पुरुष समास। तो जब तत्पुरुष समास का विग्रह करेंगे तो यहाँ पे कारक के चिन्ह लिखेंगे, कारक के चिन्ह विग्रह में लिखेंगे, विग्रह करने पर आएगा, कारक का चिन्ह विग्रह करने पर आएगा। जैसे देखिए राजकन्या, हमको पता नहीं है कि राजकन्या कौन सा समास है, तो इसका विग्रह करिए। इसका विग्रह कैसे करेंगे? राजा की कन्या। अब देखिए की कारक का एक चिन्ह है। अब कौन सा कारक है? तो संबंध कारक है। और देखिए रस भरा, रस भरा को अगर विग्रह करने जाएंगे तो क्या करेंगे? रस से भरा, भरा हुआ, रस से भरा हुआ। से हमारा किस कारक है? कारक का चिन्ह आ रहा है। तो जिस भी समास के विग्रह में अगर कारक के चिन्ह आएंगे तो ये सारे के सारे समास कौन से हो जाएंगे? तत्पुरुष समास में जाएंगे। और एक चीज हम आपको और बताते हैं कि तत्पुरुष समास जितने प्रकार के कारक होते हैं उतने प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए राजा की कन्या, की संबंध हमको बता रहा है संबंध का। तो राजकन्या, ये भी सब पूछ सकता आपसे कि राजकन्या कौन सा तत्पुरुष समास है? तो कौन सा तत्पुरुष समास से होगा? संबंध तत्पुरुष होगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि रस भरा कौन सा समास है, तो रस से भरा हुआ, से रस से अगर भरा हुआ है तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित है। और अगर संबंधित है तो वो कौन सा होता है? करण, नजदीकी के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास। इस प्रकार से आपके तत्पुरुष में हर समास होता है। कर्ता तत्पुरुष होगा, कर्म तत्पुरुष होगा, करण तत्पुरुष होगा, शब्दप्रधान होगा, अपदान होगा, संबंध होगा, अधिकरण भी होगा। तो तत्पुरुष में ध्यान रखिएगा सिर्फ कारक का रोल है इसमें, बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी रोल इसमें नहीं है। तो आशा है कि आपको तत्पुरुष समास बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो दूसरा समास हमारा है तत्पुरुष के बाद, द्विगु समास। द्विगु समास, अब देखिए आसान तरीके से बनाने के लिए द्विगु समास का विशेषता क्या है, कैसे इसको पहचानेंगे? तो इसका जो विग्रह करने पर पहला शब्द या मुख्य शब्द संख्या सूचक होगा। द्विगु समास में यानी कि जब हम विग्रह, जिस भी समास का विग्रह करने पर अगर संख्या का सूचक हमको पता हो तो वो समास हमारा कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। जैसे देखिए चौराहा, चौराहा, अगर चौराहा का हम विग्रह करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे? चार राहों का मिलन, चार राहों का मिलन। चार क्या है? हमारा संख्यावाचक है। और देखिए पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा के बारे में आपको पता होगा क्या होता है? 15 दिनों का समाहार, 15 दिनों का समाहार। 15 हमारा यहाँ पे क्या है? संख्या सूचक है, तो संख्या सूचक होगा तो द्विगु होगा। अब एक होता है त्रिलोक, त्रिलोक, त्रि का मतलब होता है 3, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 लोकों का मिलन, 3 लोकों का मिलन। तो 3 यहाँ पे क्या है? संख्या है। तो संख्या अगर जिस भी समास के विग्रह करने में पहला शब्द अगर हमारा संख्या सूचक है तो वो समास हमारा कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले समास की ओर। चलिए अब जो हमारा तीसरा समास है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अगर विशेषता के बारे में देखा जाए जिससे हम आसान तरीके से बनाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या करने आना चाहिए? विग्रह। विग्रह करने पर
दोनों पद और तथा अथवा या से जुड़ा हो, अगर किसी समास को विग्रह करने पर और दोनों उसके दोनों पद और तथा अथवा से जुड़ा हो तो वो क्या होगा? द्वंद्व समास। एक और भी पहचान है, दोनों पद इसको कहते हैं हाइफन, दोनों पद हाइफन से जुड़े हों। अगर किसी समास के दोनों पद हाइफन से जुड़े हों तो भी वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। जैसे देखिए दाल भात, तो एक तरह की बिना विग्रह के भी हम हाइफन की वजह से पहचान सकते हैं। अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? दाल और भात। और हमारा क्या बताएगा? द्वंद्व समास। दाल रोटी कैसे लिख सकते हैं? दाल अथवा रोटी या दाल और रोटी। तो और हमको क्या बताएगा? द्वंद्व समास। भाई बहन को कैसे लिखेंगे? भाई और बहन। तो हाइफन से भी हम पहचान सकते हैं और अथवा या से भी पहचान सकते हैं। ये समास हमारा होगा क्या? द्वंद्व समास होगा। अब द्वंद्व समास में चल रहे हैं तो द्वंद्व समास के साथ ही एक समास और हम लोग रिलेट करते हैं द्वंद्व को। एक समास हम लोग देखते हैं अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में थोड़ा अगर देखेंगे तो इसमें किसी भी चीज के विग्रह करने पर नकारात्मक बोध, पहला अक्षर आ, पहला अक्षर या, अगर ये सब आए, या फिर हाइफन के दोनों ओर एक ही शब्द हो तो वो समास क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। देखिए विग्रह करने पर नकारात्मक बोध या पहला अक्षर या आ जाए, इसमें और भी होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण से। जितना हो उतना भी, जैसे यथाशक्ति, इसको हम लोग पहले देख सकते हैं क्या? या से भी हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा अव्ययी भाव है। या से नहीं देखना है तो हम लोग क्या करेंगे? शक्ति, जितनी शक्ति हो उतनी, जितनी शक्ति हो उतनी। फिर है आजन्म। अगर आजन्म में देखा जाए तो आगे आ रहा है तो इस हिसाब से भी अव्ययी भाव हो जाएगा। आ भी आएगा तो नहीं, तो आजन्म का मतलब क्या होगा? पूरा जीवन। देखिए पूरा आ गया तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव होगा। ठीक है। अब नकारात्मक में जब हम लोग जाएंगे तो नकारात्मक वाले भी अव्ययी भाव में ही आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या कर, हाइफन के दोनों ओर एक ही साथ, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे धीरे धीरे हम लोग अभी द्वंद्व वाले में क्या देखे थे कि अगर हाइफन दोनों पदों के बीच में अगर हाइफन आए तो वो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। लेकिन यहाँ हाइफन तो है लेकिन दोनों अगर एक ही शब्द है तो वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा। और ये धीरे धीरे जो है ये आपके एक बार एग्जाम में 12th में पूछा भी जा चुका है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए अब जो हमारा पांचवा जो समास है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहचानने का तरीका क्या है कि जब विग्रह करेंगे तो इसके विग्रह में विशेषण और विशेष्य आएगा। विशेषण और विशेष्य, विशेष नहीं तो एक और होता है उपमान और उपमेय। उपमान और उपमेय,
विशेषण और विशेष से आप लोग बिल्कुल अच्छे तरह से परिचित होंगे कि विशेषण किसको कहते हैं, विशेष किसको कहते हैं। अगर नहीं भी पता है तो हम आपको बता देते हैं कि किसी भी संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग कहते हैं विशेषण, ठीक है। लेकिन जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाएगा वो क्या होगा, विशेष। जैसे अच्छा क्या है, अच्छा हमारा विशेषण है, लेकिन अच्छा का भी विशेषता अगर बतलाए, जैसे बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा में बहुत विशेष है और अच्छा क्या है, विशेषण है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने सवाल की ओर। तो कर्मधारय समास का पहचानने का तरीका विशेषण और विशेष, उपमान और उपमेय। अब देखिए विशेषण और विशेष कहां पे होगा, उपमान और उपमेय कहां पे होगा। जैसे लाल टोपी, लाल टोपी में देखिएगा तो ये क्या है, जब विग्रह करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, लाल है जो टोपी, लाल है जो टोपी। इसमें क्या आ रहा है, लाल विशेषण। हरा मिर्च, हरा मिर्च में हरा क्या है, विशेषण। इसका विग्रह कैसे करेंगे, हरा है जो मिर्च, हरा है जो मिर्च, ठीक है। अब विशेषण वाला हो गया, अब उपमान में चलते हैं। जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, अगर चंद्रमुखी का विग्रह करने जाएंगे तो लिखेंगे कि चंद्रमा के समान जिसका मुख हो, चंद्रमा के समान जिसका मुख हो। उपमान और उपमेय का मतलब होता है कि एक संज्ञा का तुलना दूसरे संज्ञा के साथ किया जाता है। जैसे देखिए मुख की तुलना किसके साथ किया जा रहा है, चंद्रमा के साथ, यानी कि किसी व्यक्ति का जो मुख है किसके समान है, चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, उपमान होगा, और ये क्या होगा, उपमेय। जिस संज्ञा से तुलना किया जाएगा वो क्या होगा, हमारा उपमेय होगा। चंद्रमुखी हो गया। जैसे कमल नयन, कमल नयन का अगर करने जाएंगे तो क्या होगा, कमल के समान हो जिसका नयन, कमल के समान हो जिसका नयन। यहाँ पे आपको उपमान और उपमेय पहचानने की आवश्यकता नहीं है, विशेषण और विशेष पहचानने का आवश्यकता नहीं है। सीधा देखिए कि अगर पहला अक्षर विशेषण है तो क्या होगा, कर्मधारय। अगर विग्रह करने के बाद दो संज्ञाओं के बीच आपस में तुलना किया जा रहा है या किसी व्यक्ति का उपमा दिया जा रहा है तो वो समास हमारा क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। और अब एक आखिरी समास हमारा बचा है, वो है बहुव्रीहि। चलिए अब आखिरी हमारा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का जब विग्रह करेंगे तो इसमें विग्रह करने पर किसी तीसरे का नाम सामने आएगा। विग्रह करने पर किसी तीसरे का नाम सामने आएगा, यानी पहला और दूसरा से इसमें कोई भी मतलब नहीं है, तीसरा क्या हो जाएगा, नाम आएगा इसमें। यानी क्या कहा, इसको ये भी इस तरीके से भी कह सकते हैं, इसमें जब दो पद होते हैं तो पहला पद और दूसरा पद होता है, लेकिन इसमें प्रधान तीसरा पद हो जाता है। इस समास में पद दो ही हैं लेकिन प्रधान तीसरा पद होगा। कैसे होगा वो देखिए। जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर का अगर विग्रह करने जाएंगे तो क्या कहेंगे, लंबा हो जिसका उदर, लंबा हो जिसका उदर। अब बताइए, हम लोग हिंदी में पढ़ चुके होंगे कि लंबा हो किसका उदर, यानी कि पेट, उदर का मतलब होता है पेट, किसका पेट लंबा होता है, तो गणेश भगवान का, गणेश भगवान का पेट लंबा होता है। तो तीसरा आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे लंबा और उदर दो अलग अलग पद है, लेकिन यहाँ पे सीधा जो निष्कर्ष निकल रहा है तीसरा निकल रहा है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे कि जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो। देखिए शिखर मतलब शीश या सिर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, तो किसके सिर पर चंद्रमा होता है, आप लोग बताइए, शंकर भगवान।
ठीक है। तो इस समास में क्या होगा, विग्रह करने पर कोई तीसरा व्यक्ति का नाम सामने आएगा, वो समास हमारा क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। तो आशा है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और एग्जाम में आपको यहाँ से अगर ये वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, ये छोटा सा वीडियो, तो कम से कम 6 से 7 ऑब्जेक्टिव तो आपके सवाल बन ही जाएंगे।